ज्योग्राफी का लेक्चर 1 है। आज हम जस्ट जनरल टर्म पढ़ेंगे। याद रखिएगा, मैं जितने भी जो भी आपको लेक्चर करवाऊंगा उसमें पास पेपर को साथ साथ कवर करवाता जाऊंगा। ठीक है। न सिर्फ पास पेपर को, हमारी दो, मैं समझता हूँ कि दो चीजें हैं। एक, पास पेपर कवर करो। नंबर दो, पास पेपर की एक्सटेंशन करो। एक वो क्वेश्चन जो पास्ट में आ चुका है, एक वो क्वेश्चन जो आ सकता है, जस्ट उसको देखना है। अदरवाइज ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट आप एमए ज्योग्राफी भी कर सकते हो। तो कितना ही बड़ा सब्जेक्ट है, कितना ही बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे किसी भी सब्जेक्ट को रिड्यूस किया जाता है और एक्सपेंड किया जाता है। आप इस सब्जेक्ट को अगर बढ़ाना चाहोगे, आप इवन पाकिस्तान स्टडी को भी बढ़ाना चाहोगे, तो पाकिस्तान स्टडी पर हजारों किताबें हैं। ठीक है। और अगर उसको रिड्यूस करो तो सिंपल चंद 100 एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। लेकिन दोनों ही अप्रोचेस गलत होंगी। अपने एक्सपीरियंस की बेस पे एक टीचर किसी किसी भी सब्जेक्ट को रिड्यूस करता है एंड एक्सपेंड करता है। वो देखता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन गैर जरूरी है और कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, इस चीज को पकड़ते हैं बस। 2024 में ये क्वेश्चन आया जी। द वर्ड ज्योग्राफी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, पहली मर्तबा ज्योग्राफी का वर्ड यूज किसने किया? इरेटोस्थीन्स ने। ये ग्रीक थे। ठीक है, ग्रीक पॉलीमैथ, मैथमेटिशियन, ज्योग्राफर, पोइट। ठीक है, इरेटोस्थीन्स। इरेटोस इरेटोस्थीन्स। ठीक है, इनका बहुत बड़ा काम है। ठीक है, इन्होंने अर्थ के सरकमफेरेंस को भी कैलकुलेट किया। ठीक है, शेडो की लेंथ वगैरह को देख के इन्होंने अर्थ के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट कर लिया। इसको कहते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स। सीव ऑफ इरेटोस्थीन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एक जमाने की बात है। खैर, ये थोड़ी बहुत हमने इनके बारे में पढ़ ली। इससे क्या होता है कि हम फेमिलियर हो जाते हैं किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से। जब हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से फेमिलियर हो जाते हैं, अच्छा यहाँ पे रुकते हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। वर्ड ज्योग्राफी इस बंदे ने यूज किया पहली मर्तबा, इरेटोस्थीन ने। याद रखिएगा, आप वर्ड ज्योग्राफी तो आपने बड़े बहुत मर्तबा पढ़ा होगा, लेकिन ये इरेटोस्थीन जो है ना, ये हो सकता है आपने शायद ही पढ़ा हो। अगर नहीं भी पढ़ा तब भी आप इसको भूल जाओगे। इस स्लाइड को जैसे मैं मूव करूंगा, आखिर में जाऊंगा तो आप इस वर्ड को भूल जाओगे। अब मैं आपको वो तरीका बताने लगा हूं जिससे आप थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बना सकते हो। आप किसी भी तरह से इस वर्ड जियोग्राफी को इस इरेटोथीन के साथ जोड़ दो। हाँ जी, गुल रविश, आप अच्छी तरह जोड़ती थी यकीनन, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो जरा ट्राई करो। यस। यस, इरेटोस्थीन्स में रैट आ रहा है। राइट आ रहा है, वेरी गुड। और जियोग्राफी में जियो आ रहा है, जिसका मतलब होता है जमीन, यानी कि हम्म। रैट जो है वो जमीन में रहता है। जो कि रेड जो है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपने अभी भी बनाया? यस। क्या बात है। तो ये क्या कर रहा है? एक रैट है, एक रैट। अब चूहा जो है वो जमीन को कुरेदता है। चूहा जमीन को कुरेदता है, उसके अंदर बिल बनाता है। ठीक है, चूहा बिल बनाता है, उसको थिन कर देता है। आप इसको और थोड़ा सा इसको जोड़ लो, थिन कर देता है। ई रैट। ठीक है, इरेक्टोस मतलब बहुत सारे रैट्स हैं। रैट्स जिस तरह ओ हटा दें तो रैट्स बन जाएगा, वो जमीन को थिन करते हैं। सिंपल, थोड़ा सा इस तरह। एट लीस्ट आपको जब ऑप्शंस में ये नजर आएगा तो आप क्लिक जरूर करोगे कि यार ये जो ज्योग्राफी से रिलेटेड वर्ड है ना, ये रैट इसमें आता है। मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ 1-1 लाख रुपए की, कि ऑप्शन में रैट से मुतालिक कोई और वर्ड नहीं होगा दुनिया में। ठीक है, लगानी है किसी ने शर्त? चले रहने देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ जियोग्राफिकल टर्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आइलैंड। आइलैंड एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। स्मॉल पीस ऑफ लैंड मैंने कहा है। ठीक है, वर्ड पे गौर करना, अदरवाइज वो कॉन्टिनेंट भी हो सकता है जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हो। लेकिन आइलैंड एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, स्मॉल है। अब इसमें आपने देखना है कि अगर लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड,
लिखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, जो मैं बोल दूंगा उसके नोट्स बनाने। जो लार्जेस्ट लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड। स्मॉलेस्ट आइलैंड की बात करें तो सिम्पिंग आइलैंड। सिम्पिंग आइलैंड इंडोनेशिया में। ये ऐसा आइलैंड है जो सिर्फ 0.5 हेक्टेयर पे मुश्तमिल है। एकड़ जिसको कहते हैं ना उर्दू में, हेक्टेयर 0.5 एकड़, यानी कि आधे एकड़ के बराबर है। लेकिन इसमें कोई आबादी नहीं है। अगर आबादी के लिहाज से पूछे कि सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है, वो न्यूयॉर्क में है। जस्ट रूम एनफ आइलैंड, अजीब सा नाम है शायद। जस्ट रूम एनफ आइलैंड, ये एक प्राइवेट आइलैंड है, इसमें एक घर है, छोटी सी फैमिली उसमें रहती है, उन्होंने खरीदा हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ अफसरान ऐसे हैं जो पूरे का पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। तो इसी तरह ये भी एक आइलैंड है जहां पर एक जो पूरी फैमिली की मलकियत है, वहां पर एक ही घर है। जस्ट रूम एनफ आइलैंड। क्लियर होगी बात? तो आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा है, आपने दोनों को कंपेयर कंपेयर करना है कि क्या दोनों नाम है। तो मेरा ख्याल से दोनों नहीं आएंगे, सिंपिंग आएगा। अगर आएगा तो कभी पास पेपर में ये पूछा नहीं गया, ये भी बता देता हूं आपको। फिर आर्चिपिलैगो। आर्चिपिलैगो कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहते हैं आर्चिपिलैगो। जिस तरह जापान एक आर्चिपिलैगो है, जिस तरह मालदीव, ठीक है, आर्चिपिलैगो है, स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। ये आर्चिपिलैगो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, 1200 प्लस आइलैंड है सिर्फ मालदीव में। 1200 प्लस आइलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड आपका आर्चिपिलैगो है। फिलीपाइंस आर्चिपिलैगो है, वगैरह वगैरह। ये हम सब चीजें उधर भी पढ़ेंगे जब इसको इन डिटेल जाएंगे, जब मालदीव पे जाएंगे, मालदीव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। और वहां पे भी बताऊंगा कि ये एक आर्चिपिलैगो है। क्लियर होगी बात? माले आर्चिपिलैगो ये दुनिया का, अच्छा सॉरी सॉरी, ग्रीनलैंड मैंने आपको कहा, लेकिन ये ग्रीनलैंड का भी हुआ करता था, लेकिन ये माले आर्चिपिलैगो लार्जेस्ट। नहीं, ग्रीनलैंड तो आइलैंड है, सॉरी माजरत के साथ। आर्चिपिलैगो की अगर बात करें तो लार्जेस्ट आर्चिपिलैगो है वो माले आर्चिपिलैगो है। इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं, जिसमें 25,000 आइलैंड हैं। 25,000 आइलैंड पे मुश्तमिल है ये आर्चिपिलैगो। इंडोनेशिया और मलेशिया का कुछ पार्ट है। तो ये याद रखें, ये पूछा जा सकता है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में जनरल इंफॉर्मेशन से मुतालिक। फिर पेनिनसोला, जिसको तीन अतराफ से पानी ने घेरा हो। देखें, ये अरेबियन पेनिनसोला है, इस तरफ रेड सी है, इस तरफ अरेबियन सी है, और इस तरफ मल्टीपल वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, इसमें गल्फ भी आती है इसमें। ये क्या लिखा हुआ है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये दो गल्फ आती हैं। तो ये अरेबियन पेनिनसोला है। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 32 लाख। ठीक है, इसमें मल्टीपल कंट्रीज हैं, सऊदी अरब सबसे बड़ा है, यमन है, ओमान है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, जब सऊदी अरब पढ़ेंगे तो इसको भी देखेंगे डिटेल से। इराक का कुछ हिस्सा है, जॉर्डन का कुछ हिस्सा है। तो ये पेनिनसोला है, रेमिन। ये सबसे बड़ा पेनिनसोला है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसोला कौन सा है, तो वो नहीं पता होगा। सबसे बड़ा कौन सा है ये सबको पता होगा, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? इंडो चाइनीज पेनिनसोला। ये है वैसे कंट्रोवर्शियल, लेकिन आप फिलहाल के लिए लिख लें इंडो चाइनीज पेनिनसोला सेकंड लार्जेस्ट है। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 2 लाख नियर अबाउट। फिर गल्फ। गल्फ क्या है? आप इसकी, अच्छा ये शेप बनानी है आपने, ठीक है, अपने रजिस्टर पर ये बनानी है शेप। ये यहां से इसका देखें, जो मुंह है वो वहां पे छोटा है, लेकिन इसकी डेप्थ ज्यादा है। गल्फ उसको कहते हैं, इसको इनलेट है जी ओशन की, जो बड़ा जमीन के अंदर गहराई में चला जाता है। एक एक माउथ है जो ओपन है समंदर के अंदर, और एक जमीन की इन डेप्थ में चला जाता है, उसको गल्फ कहते हैं। ठीक है, आप इसको शेप से ही याद रख सकते हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको सबसे बड़ी गल्फ है दुनिया की, गल्फ ऑफ मेक्सिको। और इसकी खूबसूरत बात है, यहाँ पे ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं बहुत ज्यादा।
ठीक है, फिशरीज का इतना बिजनेस होता है इस गल्फ ऑफ मेक्सिको से। मेक्सिको कंट्री है, इसको अब मेक्सिको भी लगता है और यूनाइटेड स्टेट भी लगता है, क्यूबा भी लगता है, तीन कंट्रीज लगते हैं। नेक्स्ट है बे। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि इसका माउथ बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, और इसकी डेप्थ ऐसी है। ठीक है, एक बॉडी है, वाटर बॉडी है जो पार्शियली इनक्लोज बाय लैंड है। उसमें क्या था, वो काफी लैंड से इनक्लोज थी, इनक्लोज थी, लेकिन इसमें ये लैंड से इनक्लोज नहीं है, तो आप कहते हो ये पार्शियली इनक्लोज बाय लैंड है, और किसी मेन वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, कोई ओशन है, कोई बड़ी लेक से भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड है। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, ये कंट्रीज इसके साथ अटैच है। क्या? अच्छा, फिर इसमें यहां पर देखें, अगर आपको, चलो वो आगे जाकर पढ़ाएंगे। बाइट। बाइट क्या होता है? बाइट, आप ये समझ लें, ये शैलो बे है, ये सारा एक, ये इसका माउथ देखें कितना बड़ा है, और इसकी डेप्थ नहीं है। ये एक बाइट ऐसी है जिसको हम शैलो बे कहते हैं, लॉन्ग ग्रेजुअल कर्व है, एक कर्व है कॉस्ट लाइन से, जो बहुत बड़ा माउथ बनाती है, ब्रॉड ओपन, शैलो बे इसकी डेफिनेशन में है। और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है, सबसे बड़ी बाइट है। नेक्स्ट चलते हैं क्रीक। क्रीक क्या होता है? क्रीक एक माइनर ट्रिब्यूटरी है दरिया की। ठीक है, जिसमें कोई वाटर वाटर वे कह लें, शेल्टर वाटर वे है, फैला हुआ पानी है जो चलता जा रहा है, इसको कह सकते हैं। एक वाटर चैनल है, एक दरिया की एक्सटेंशन है, वो बाहर निकला हुआ है, जैसे दरिया की एक्सटेंशन है जो सेपरेट होके दोबारा दरिया से आके मिल जाती है, उसको क्रीक कहते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू जिसको हम कहते हैं सर क्रीक लाइन। 96 किलोमीटर की सर क्रीक लाइन है, पाकिस्तान में सिंध का इलाका और इंडिया में गुजरात का इलाका। यहाँ पर बहुत सारी क्रीक्स हैं जिसको हम कहते हैं सर क्रीक लाइन। क्या, बैन गंगा भी कहते हैं, इंडियन इसको बैन गंगा कहते हैं, हम कहते हैं सर क्रीक लाइन कहते हैं। ठीक है, ये जो बैन गंगा कोई ऑफिशियल था, उसके नाम पर रखा गया। डिस्प्यूटेड है जी, ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है। 1914 में बॉम्बे गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन भी दिया था, तो पाकिस्तान कहता है हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, इस तरह से काफी पेचीदगी है। जब पाकिस्तान पाकिस्तान का अगर मैप पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्ट्रेट। स्ट्रेट किसको कहते हैं? स्ट्रेट एक पानी की तंग पट्टी है, ध्यान से देखिएगा, ये पानी की तंग पट्टी है जो समंदर के दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में मिलाता है, और दो जमीन के टुकड़ों को सेपरेट करता है। दो जमीन के बड़े टुकड़ों को सेपरेट करता है और वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। आबनाए, आपने सुना होगा ना, आबनाए हुरमुज। आजकल अखबार जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको उन्होंने अक्सर पढ़ा होगा आबनाए हुरमुज। स्ट्रेट उसको कहता है, पानी की तंग पट्टी है जी, जो वो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। जिब्राल्टर, अब ये जो नाम ले रहा हूं मैं, सब के सब जो बोलूंगा वो एमसीक्यूज होगा, याद रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ता है। ये हम उस वक्त भी पढ़ेंगे जब हम कोई कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, तो ये रिपीट भी करेंगे, लेकिन आपने जनरल में भी लिखना है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन ओशन, अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, आबनाए हुरमुज, जो आजकल मशहूर है, वो पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन के साथ जोड़ता है। फिर बेरिंग स्ट्रेट बड़ी फेमस है, पैसिफिक ओशन आर्कटिक ओशन को जोड़ता है। बास्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के दरमियान है। तो डिफरेंट है, ये सारी जो मैंने बोली है, ये सारी फेमस हैं और सब पेपर में आती हैं। अब सबसे बड़ी कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका सबसे बड़ी है, 800 किलोमीटर की, 800 किलोमीटर लंबी है। अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ मलाका।
ठीक है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है। फिर आइसमस, ये स्ट्रेट का रिवर्स है, ये स्ट्रेट का ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि एक जमीन का एक जमीन का टुकड़ा है, वो स्ट्रेट क्या थी, पानी की तंग पट्टी थी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती थी। ये जमीन का एक नैरो पीस ऑफ लैंड है जो जमीन, दो बड़े जमीन के टुकड़ों को आपस में जोड़ता है और दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ, ये आइसमस ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, आइसमस ऑफ पनामा। ठीक है, आइसमस ऑफ सुइस अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। आइसमस ऑफ करा, KRA करा, एशिया और माले पेनिनसुला को आपस में जोड़ता है। याद रखिएगा मैं जो बात कर रहा हूं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो पास पेपर में पूछे गए हैं। आइसमस ऑफ पनामा पास पेपर में है, आइसमस ऑफ सुइज कभी नहीं आया लेकिन लोगों को पता है। आइसमस ऑफ करा, कोई है यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट? गुलशन, आइसमस ऑफ करा कभी पढ़ा है? पास पेपर पढ़े ना आपने, या और दूसरी को बुक भी पढ़ी है? पढ़ा है कभी आइसमस ऑफ करा, KRA करा, एशिया और माले पेनिनसुला को जोड़ता है? तो नोट डाउन करें, याद करें इनको, ऐसी चीजें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। पूछा जाएगा, कभी पूछाएगा तो आपको आता होगा, किसी और को नहीं आता होगा। कैप एक एक्सटेंडेड पीस ऑफ लैंड है इनटू द वाटर बॉडी। अमूमन सी के अंदर एक एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड पीस ऑफ लैंड होता है, एक्सटेंडेड, इसको कैप कहते हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या होता था इसका, इस ये एक इंडिकेटर थे सेलर्स के लिए, जो क्या कहते हैं, जो बहरी जहाज चलाते हैं। मेरे जहन में एक बड़ा खूबसूरत सा उर्दू का वर्ड है, अभी आ नहीं रहा जहन में, बहरबान या इस तरह कुछ कहते हैं, खैर। तो उनके लिए इंडिकेटर होता था कि इस जगह को क्रॉस करेंगे तो हम, दूसरा समंदर आ जाएगा, दूसरा कॉन्टिनेंट आ जाएगा, इस तरह से। कैप ऑफ गुड होप साउथ अमेरिका में, कैप ऑफ गुड होप, सॉरी, साउथ अफ्रीका में। ये वो था ऐसा जिसके बाद सेलर को अंदाजा हुआ कि अब हम इंडिया पहुंच जाएंगे, एक होप मिली उनको। कैप ऑफ हॉर्न साउथ अमेरिका में। कैप ल्यूविन, LEAUWIN, ल्यूविन ऑस्ट्रेलिया में, कैप ल्यूविन। ये फेमस कैप्स हैं। ल्यूविन कैप कभी नहीं पढ़ी होगी। कैप ऑफ गुड होप पास पेपर में आती है, कैप ऑफ हॉर्न भी आती है, कैप ऑफ ल्यूविन नहीं आती। अच्छी तरह से करें, हर वो चीज जिसको मैं कहूं ये आप ये कहीं और पास पेपर में नहीं आती उसको लाजमी करें, वही चीज आपको मेरिट बनाएगी। अच्छा, तीन अतराफ से तो पेनिनसोला भी घिरा होता है, कैप भी तीन अतराफ से पानी से घिरी होती है, लेकिन पेनिनसोला एक बड़ी बॉडी है, लैंड बॉडी है, बड़ी लैंड बॉडी है। कैप छोटी सी, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती। फिर लैंड लॉक कंट्री, ऐसे कंट्रीज जिनको चारों तरफ से पानी ने घेरा हो, उनको लैंड, सॉरी, जमीन ने घेरा हो, कंट्रीज ने घेरा हो, उनको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। जिस तरह ये सर्बिया, सर्बिया के चारों तरफ आप देखो कोई वाटर बॉडी लग रही है? चारों तरफ मुल्क ही मुल्क हैं। कोसोवो है, बल्गेरिया है, रोमानिया है, हंगरी है। जब आप मैप अच्छी तरह से कर लेते हो आपको अंदाजा हो जाता है। 44 कंट्रीज ऐसे हैं, 44 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। लेकिन कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो डबल लैंड लॉक्ड हैं? जी, कौन बताएगा? कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो डबल लैंड लॉक्ड हैं? तो यह है किसी को आइडिया? डबल लैंड लॉक्ड से मुराद है कि एक कंट्री जो लैंड लॉक्ड है, उसको जितने कंट्रीज ने लैंड लॉक किया हुआ है, उस वो सब के सब भी लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि उनको भी कोई पानी वाटर बॉडी नहीं लगती। दो, दुनिया में दो कंट्रीज ऐसे हैं जो डबल लैंड लॉक्ड हैं, उज्बेकिस्तान और लाइक, उज्बेकिस्तान एशिया में है, लाइक, LIECHTEN
STEIN, लाइक टेंस्टीन, यूरोप के अंदर है, सेंट्रल यूरोप में है। इसको ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड इनसर्कल करते हैं। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड भी लैंडलॉक्ड हैं, लेकिन लाइechtenstein डबल लैंडलॉक्ड हो गया। समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है? चैट में रिस्पॉन्स करें सब। सर आ रही है। अच्छा, और बाकी मुनीब, समन, उमारा, गुलशन, रिस्पॉन्स करें जी, वरना मैंने रिमूव कर देना आपको क्लास से। ओके, वेरी गुड। उमारा, ओके जी, वेरी गुड, शाबाश। अटेंटिव रहोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। दुनिया में एक वक्त ऐसा था, ध्यान से समझिएगा, आज से 335 या 335 to 200 मिलियन ईयर्स एगो, 335 to 200 मिलियन ईयर एगो एक ऐसा था। आज जो हमें ये सेपरेट नॉर्थ अमेरिका, सेपरेट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दूर नजर आते हैं एक अलग दुनिया की सूरत में, जो ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका अलग दुनिया की सूरत में हमें नजर आते हैं। एक वक्त ऐसा था कि सारे कनेक्टेड थे, सारे कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। अल्फ्रेड वेगिनर ने इसके ये थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वेजिनर ने, ठीक है, अल्फ्रेड वेजिनर ने एक थ्योरी दी थी, जिसके मुताबिक वो कहता है कि पूरे जमीन के जो टुकड़े हैं, जो आज सात सात कॉन्टिनेंट नजर आते हैं, वो इकट्ठे थे। उनको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, पेंजिया, द ग्रेट आइलैंड, द ग्रेट कॉन्टिनेंट, ठीक है, द ग्रेट लैंड मास। तो इसको ये कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया। इसके अब देखिए, जब जमीन सारी इकट्ठी है तो इर्द गिर्द पानी भी इकट्ठा ही है, पानी कोई भी सेपरेट नहीं था। अब उसके लिए भी एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं पेंथेलेसा। ये पेंजिया पास पेपर में आया है, पेंथेलेसा पास पेपर में नहीं पूछा गया। करें इसको, ठीक है, और ये इसके डेट भी याद करें, पेंजिया और पेंथेलेसा। पेंथेलेसा उस समंदर को कहते हैं जो एक समंदर हुआ करता था, सुपर ओशन कह लें उसको। और पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था। 335 से 200 मिलियन साल पहले, जुरैसिक पीरियड के दौरान ये ब्रेक होना शुरू हुआ। क्लियर होगी बात? दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आज भी कॉन्टिनेंट को देखो, 7 कॉन्टिनेंट हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, इनको सेपरेट कर दिया कल्चर की बेस पे। फिर अफ्रीका, ये वो कंटिनेंट है जहां से कहा जाता है दुनिया का आगाज हुआ। ये सेंट्रल अफ्रीका की बात करें, ये सेंट्रल अफ्रीका की बात करें, तो यहां से दुनिया का आगाज हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत टाइम के, यानी कि आज से तकरीबन 150-200 साल पहले डिस्कवर हुआ। फिर ये एंटार्क्टिका, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, सबसे ज्यादा आबादी के लिहाज से कौन सा है, एरिया के लिहाज से कौन सा है, इसको हम देखेंगे, अभी ये पढ़ेंगे। देर आर 197 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन कहता है कि 7 कॉन्टिनेंट हैं और उसमें 197 कंट्रीज हैं, 7 कॉन्टिनेंट में। अब बाई एरिया अगर हम बात करें, बाई एरिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। सेकंड लार्जेस्ट, ध्यान से समझिएगा, आखिर में क्विज भी होगा। सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका, स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, सेकंड स्मॉलेस्ट एशिया, यूरोप। आप जब मैप ड्रा कर लोगे खुद से तो आपको ऑटोमेटिक ये चीजें याद हो जाएंगी। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कौन सा? एशिया, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट
एरिया के लिहाज से एशिया है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका है। थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और सेकंड स्मॉलेस्ट यूरोप है। नेक्स्ट आते हैं। अब हम आते हैं बाई पॉपुलेशन। बाई पॉपुलेशन भी एशिया जो है बाई एरिया और बाई पॉपुलेशन सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ चाइना और इंडिया की आबादी को लगाएं तो पूरी दुनिया का वन थर्ड बनती है आबादी के लिहाज से। तो वन थर्ड तो ये दो कंट्रीज ले जाते हैं। तो फिर पूरी दुनिया से ज्यादा आबादी होनी है ना, दो मुल्क की वन थर्ड है तो। आप ये देखें कि अगर आप रशिया की बात करें तो पूरी दुनिया का आठवां हिस्सा रशिया है। उसको भी आप ज्यादा ज्यादा हिस्सा एशिया में ही आता है। तो फिर सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से भी होगा। अफ्रीका दूसरे नंबर पर है एरिया के लिहाज से भी, अब और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। यूरोप तीसरे नंबर पर आबादी के लिहाज से यूरोप आता है। इसमें इतने कंट्रीज हैं, इतने थिक है काफी है। एरिया के लिहाज से थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका, आबादी के लिहाज से यूरोप। फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है? एंटार्क्टिका, आबादी के लिहाज से। यहाँ पे गिनती के चंद बंदे रहते हैं, एंटार्क्टिका में बर्फ इतनी ज्यादा है। और वो चंद बंदे कौन से हैं? विजिटर्स हैं या फिर रिसर्चर हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी एक कंटिनेंट ऐसा है जो एक ही कंट्री पे मुश्तमिल है, वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट है आबादी के लिहाज से। फिर ओशन, दुनिया में 7 ओशन है। आर्कटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, क्योंकि ये काफी बड़े थे अटलांटिक और नॉर्थ, इसको नॉर्थ और साउथ में हम तकसीम कर दिया। पैसिफिक ओशन दो, ये बहुत बड़ा समंदर था, नॉर्थ और साउथ पैसिफिक में कन्वर्ट कर दिया। फिर इंडियन ओशन, फिर साउदर्न ओशन। तो अब वैसे कहते 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे आ गई। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि देर हाउ मेनी ओशंस इन द वर्ल्ड, तो आपने 7 ही कहना है। बट अगर सवाल कुछ इस तरह से हो, हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, 2024 में ये सवाल आया, नन ऑफ दीज इसमें है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5। 5, वेरी गुड, शाबाश। इसका राइट आंसर होगा 5। ये समंदर यहाँ देखें, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन। ये अटलांटिक है, इसको यहां से तकसीम कर दो नॉर्थ और साउथ। ये पैसिफिक है, इसको यहां से तकसीम कर दो नॉर्थ और साउथ पैसिफिक। बाकी साउदर्न ओशन है, इंडियन ओशन है जो हमें लगता है, और आर्कटिक ओशन है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है और सबसे गहरा है। अटलांटिक ओशन जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। इंडियन ओशन जो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। इसको इस तरतीब से याद करना है। आपसे पूछिए कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक। सबसे सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अटलांटिक। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? इंडियन। फिर आपसे पूछिए कि स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? आपने कहना है आर्कटिक ओशन, वो स्मॉलेस्ट ओशन है। आपसे पूछिए कि सेकंड स्मॉलेस्ट थी, एक ही रह गया, साउदर्न ओशन। कुछ लोग इसको मानते भी नहीं है। साउदर्न ओशन ऐसा है जो बहुत सारे कंट्रीज इसको ओशन मानते ही नहीं है, साउदर्न ओशन को। फिर याद रखिएगा एक बात यहां पर ऐड कर लें कि नॉटिकल माइल्स में डिस्टेंस मालूम करते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट है ना, नॉटिकल माइल्स में डिस्टेंस होता है। NM नॉटिकल माइल, जो कि 1.15 मील के बराबर होता है। लैंड मील्स 1.15 हो तो फिर 1 नॉटिकल माइल बनता है, यानी कि 1852 मीटर के बराबर 1 नॉटिकल माइल है। 1852। ओशन और सी में क्या फर्क है? ये ऐसा ही फर्क है जिस तरह कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कंट्रीज होते हैं। एक कॉन्टिनेंट को डिवाइड करें तो बहुत सारे कंट्रीज निकलते हैं। तो इसी तरह एक ओशन को डिवाइड करो तो बहुत सारे सी होते हैं। इस तरह इंडियन ओशन है, इसमें अरेबियन सी है, अरेबियन सी, रेड सी है, अंडमान सी है। तो ऐसा डिफरेंट सी होते हैं, सी छोटा होता है, ओशन बड़ा होता है। फिर साउथ चाइना सी, लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन के अंदर है। कैरेबियन सी, सेकंड लार्जेस्ट सी।
अटलांटिक ओशन में है। फिर मेडिटेरेनियन सी थर्ड लार्जेस्ट है, जो कि अटलांटिक ओशन में है। इसको याद कैसे करना है? SCM। ठीक है, कैसे याद करना है जी? SCM, साउथ चाइना सी, कैरिबियन सी और मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन जो अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करता है, जब मैप पढ़ेंगे तो ये इसको पढ़ लेंगे साथ ही। SCM, साउथ चाइना सी, कैरिबियन सी और मेडिटेरेनियन सी। ये देखें, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका, दरमियान में क्या है? मेडिटेरेनियन सी। फिर मारमरा सी, ये सबसे छोटा सा समंदर है तुर्की में, मारमरा सी। इनलैंड है जी, तुर्की के अंदर घिरा हुआ है, तुर्की के अंदर घिरा हुआ है। ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट भी करता है, स्मॉलेस्ट है। फिर रेड सी, जो अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है। रेड सी, अफ्रीका, ये चंद जनरल इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अफ्रीका और एशिया को, ये अफ्रीका है यहाँ पर और ये एशिया है, सऊदी अरब की नजर आ रहा है। रेड सी, ये वो समंदर है जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्रॉस किया था। हम ये वाली डिटेल भी पढ़ेंगे जब अफ्रीका को पढ़ेंगे, हिस्ट्री करेंगे कंप्लीट। कुछ रिवर्स हैं जी, जिस सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? रिवर नाइल, 6,650 किलोमीटर का सबसे बड़ा दरिया। अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात करें, सेकंड लॉन्गेस्ट की बात करें, और दुनिया का सबसे बड़ा दरिया की बात करें, तो वो अमेजोन है। नील सबसे लेंथ में सबसे ज्यादा है, लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन अमेजोन वो सेकंड लॉन्गेस्ट है और सबसे बड़ा है। 55 लाख किलोमीटर का। पाकिस्तान जैसे कितने कंट्रीज यहाँ पर आ जाएं? तीन चार। ब्राजील में है, साउथ अमेरिका में। फिर सबसे लंबा दरिया जो कि एशिया में है वो यांगजी है, यांगजी, चाइना में। फिर सबसे छोटा दरिया रोए रिवर, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये रोता है जी अपने छोटे होने पे, मोन्टाना स्टेट में। रोए रिवर स्मॉलेस्ट है, मोन्टाना स्टेट है यूनाइटेड स्टेट की, ये वहां पर होता है। फिर अगर आपसे को पूछे फादर ऑफ रिवर किसको कहते हैं, वो हमारा दरिया है, इंडस रिवर। अबासीन भी कहते हैं उसको, फादर ऑफ रिवर्स। लेकिन अमूमन क्वेश्चन आता है मदर्स ऑफ रिवर कौन से हैं? मदर ऑफ रिवर कई दरिया हैं। चाइना का यांगजी है, वो कहते हैं ये मदर ऑफ रिवर है। येलो रिवर भी चाइना में, उसको भी बाजूकात कह देते हैं। इंडिया में गंगा रिवर है, गेंगीज, उसको भी कह देते हैं। यूनाइटेड स्टेट में भी शायद एक रिवर है, उसको मदर ऑफ रिवर कहते हैं। वहां पर कंट्रोवर्सी है। फिर माउंटेन एंड माउंटेन रेंजेस, एंडीज माउंटेन रेंज है, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर लेंथ है इसकी, एंडीज की, साउथ अमेरिका में है। जनरल है, याद रखिए चीजों को। माउंटेन रेंज कहते हैं जी पहाड़, पहाड़ ऐसे ऐसे, ये पहाड़ों का सिलसिला है, उसको कहते हैं माउंटेन रेंज। इसकी लेंथ भी पूछी जाती है माउंटेन रेंजेस की, और एवरेज हाइट भी पूछी जाती है। तो एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, 7,000 किलोमीटर। रॉकी माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका में, सेकंड लार्जेस्ट है, 4,800 किलोमीटर लेंथ है इसकी। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थर्ड लार्जेस्ट, 3,500 किलोमीटर की लेंथ है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये सारी रेंजेस हम तब भी पढ़ेंगे जब उस कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, लेकिन ये जनरल भी आपको आनी चाहिए नोट्स जब बनाओगे। फिर हिमालय, ये यंगेस्ट ओल्ड, ठीक है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय की। हिमालय हो, एल्प्स हो, एंडीज हो, रॉकीज हो, ये सारे के सारे यंग माउंटेन में आते हैं। ठीक है, आई रिपीट, हिमालय हो, एल्प्स हो, एंडीज हो, रॉकीज हो, ये सारे के सारे यंग में आते हैं। लेकिन यंगेस्ट कौन सा है? हिमालय है, यंगेस्ट हिमालय है। फिर माउंटेन है बर्बेटन माउंटेन्स या मखुंजा माउंटेन, ये अफ्रीका के अंदर है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। मखुंजा माउंटेन या बर्बेटन माउंटेन 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ओल्ड हैं। दुनिया की
जमीन की उम्र कितनी है? 4.6 बिलियन। और ये कब है? 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मखुंजा। चलें जी, क्विज दें। क्विज दें, उसके बाद क्लास एंड हो जाए तो आपने जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो नेक्स्ट क्लास में कीजिएगा, मतलब दोबारा ज्वाइन करके फिर कीजिएगा। लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। जी शाबाश। आप रिस्पॉन्स करोगे तो मैं क्विज कंप्लीट लूंगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा। लार्जेस्ट माउंट रैब पेनिनसुला कौन सा है जी? रैबियन। वेरी गुड। फिर लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको, वेरी गुड। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन सी है? लॉन्गेस्ट स्ट्रेट, एम से शुरू होती है। मलाका। मलाका। आप इसको ऐसे करो, मलाइका जो है ना, मलाइका देखो, एक फरिश्ते की लेंथ इतनी होती है कि हज़रत जिब्राइल सलाम के पर एक ईस्ट में जाते हैं, दूसरा वेस्ट में जाते हैं। तो मलाइका कितना लॉन्ग होता है, कितना बड़ा होता है? ऐसे भी सोच सकते हो। थर्ड थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया। बाय एरिया। नॉर्थ अमेरिका। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया। अफ्रीका। ठीक, स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट की। यूरोप। यूरोप। वेरी गुड, शाबाश, अच्छी कोशिश है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन। ये अफ्रीका है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन। स्मॉलेस्ट। स्मॉल ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। थर्ड लार्जेस्ट ओशन। ये इंडियन। थर्ड लार्जेस्ट ओशन, इंडियन ओशन। वेरी गुड, शाबाश। फिर स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। आर्कटिक। ठीक है। देख देख के तो नहीं बताई जा रही। लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। ये इसका था। सी सी। एस एस। चाइना सी। एस सी एम। एस सी एम। यस, साउथ चाइना सी है इसका। साउथ चाइना सी, वेरी गुड।